हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने कवर की थी सेलुलर ऑर्गेनेलीज। तो सेलुलर ऑर्गेनेलीज हमने जो कवर की थी दैट वर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड वाज गोल्गी अपरेटस, नेक्स्ट वाज लाइसोसोम और हमने कवर किया था वैक्यूल्स। तो मैंने कहा था तीनों ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेडली वर्क करती हैं, तो दैट सिस्टम इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो मैं नेक्स्ट जो रेस्ट ऑर्गेनेलीज हैं वो आज कवर कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, फर्स्ट रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसके स्ट्रक्चर, उसका क्या फंक्शन है, कैसे वो इतने सारे एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट रहेगी ऑर्गेनेली हमारी प्लास्टिड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनेली आएगी सेंट्रोसोम और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये तो सारा का सारा टॉपिक जो है आप कवर कर चुके हो, बस वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अरेंज करने हैं, वैसे ये टॉपिक कवर हो गए। तो फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप कहते हो पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो अगर मैं कह रही हूँ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन मैंने कहा इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो हो रहा है दो कंडीशंस में होता है, एक या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ये तो 6, 7, 8 पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तो आपको पता ही है कि रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज एरोबिक, सेकंड वन इज एनएरोबिक। अब एरोबिक में हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, एनएरोबिक में हम ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे। तो इतना आपने लास्ट क्लासेस में कभी पढ़ा हुआ है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे यूज होता है? तभी तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। तो अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक, मुझे तोड़ना किसको है? फूड। और फूड बेसिकली हम अभी तक आप जो भी कवर करते हो, आप क्या कवर करते हो? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज टूटता कैसे? ये आया ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज जब भी टूटेगा दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज टूटने पे फॉर्म होता है पायरुविक एसिड। 10 स्टेप प्रोसेस है, बहुत 10 स्टेप्स हैं इसके, लेकिन आपको इतने कवर नहीं करने। आपको बस इतना पता होना चाहिए ग्लूकोज टूटेगा तो क्या फॉर्म होगा? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जब टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, तो दैट स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब कि ग्लूकोज, लाइसिस मतलब कि टूटना, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज टूटा, किसमें टूटा? पायरुविक एसिड। और ये जो स्टेप कंप्लीट हुआ दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो रिएक्शन है कंप्लीट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये सारा का सारा रिएक्शन होता है आपका साइटोप्लाज्म में। अब मेरे पास क्या फॉर्म हुआ? पायरुविक एसिड। आपने बचपन से पढ़ रहे हो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में अल्कोहल फॉर्म करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं, अल्कोहल फॉर्म होती है ना, इथाइल अल्कोहल। तो आपने क्या पढ़ा है कि ग्लूकोज से क्या फॉर्म हो रही है? इथाइल अल्कोहल फॉर्म हो रही है। कौन सा रेस्पिरेशन है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वही हो रहा है। तो पायरुविक एसिड की अब क्या हो जाएगी? फर्मेंटेशन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, तो यहाँ पे फॉर्म होता है इथाइल अल्कोहल। लेकिन ये जो फर्मेंटेशन रिएक्शन है ये भी किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म। ये भी किसके अंदर हो रहा है? साइटोप्लाज्म। तो ये सारा का सारा, अगर मैं ये साइड कह रही हूँ तो ये कौन सी साइड आ रही है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ध्यान से देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सारा रिएक्शन किस में हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का कहीं भी यूज नहीं हो रहा। वहीं पे अगर मैं कह रही हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन और मुझे क्या यूज करनी है? ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन हमेशा यूज किसके अंदर होती है? यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करना है तो पायरुविक एसिड को किसके अंदर एंटर करना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है तो दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड कंप्लीटली टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किसके अंदर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं कह सकती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया किस में यूज होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया यूज ही नहीं होता। तो आप देखो तो अगर जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, ये वाला स्टेप होता है, तो टोटल एटीपी, नेट एटीपी कि कितने यूज हुए, कितने प्रोड्यूस हुए, तो नेट एटीपी अगर देखा जाए तो कितने प्रोड्यूस होते हैं? सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और वहीं पे अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन देखूं तो नेट एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं? 36 एटीपी। अब इसका मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ एटीपी क्या हो गए हैं? ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और वो ऑक्सीजन यूज करके हद से ज़्यादा नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस। ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होना, तो जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे क्या कहते हैं? पावर हाउस ही कहते हैं। तो यहाँ पे हद से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर? तो अब मैंने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए? 36 एटीपी। मैंने कहा एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने कहा कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए? नेट 2 एटीपी। यही कहा। मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होगी। फिर मैंने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन अगर स्टेप देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और एनाएरोबिक देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप किस में हो रहा है? साइटोप्लाज्म। और नेक्स्ट स्टेप किस में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 2 आपकी जगह यूज होंगी, एक साइटोप्लाज्म और एक माइटोकॉन्ड्रिया। और वहीं पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज हो रहा है? साइटोप्लाज्म। तो अब देखो, आप अगर ये बोलो कि एटीपी सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो रहा है तो गलत है। ये रिएक्शन तो सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है? साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब एटीपी साइटोप्लाज्म में भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ अगर कोई जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्या वो एटीपी प्रोड्यूस नहीं करेगा? करेगा वो। लेकिन जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो लार्ज अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस करेगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपका आ जाता है आरबीसी। और आरबीसी भी कौन सा वाला? मैच्योर वाला आरबीसी। जो मैच्योर आरबीसी होता है बेटा, आपको पता है उसने हीमोग्लोबिन कैरी करना है, तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो इस आरबीसी की खासियत होती है कि इसमें ऑर्गेनेलिस चली जाती है, इसमें न्यूक्लियस भी क्या रहता है? एब्सेंट। इसकी खासियत होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या रहता है? एब्सेंट। अब ये तो वो बात होगी कि जैसे भीम को लड्डू पसंद है और लड्डू भीम बोले कि हाँ तुम लड्डू ना वहां छोड़ के आओ, भीम को कोई बोले कि लड्डू तुम दूर तक छोड़ के आओ, तो भीम ही लड्डू खा जाएगा, है ना? वैसे ही अगर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन पसंद है, ठीक है, और इसी सेल को बोलो कि तुम ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो सारी ऑक्सीजन खा जाएगा। तो क्या पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो नेचर ने क्या किया कि इस आरबीसी से माइटोकॉन्ड्रिया को भी निकाल लिया। भैया तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया हम देंगे ही नहीं, अगर तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा तुम तो ऑक्सीजन खुद ही यूज कर जाओगे, पूरे सेल्स को दोगे ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि आरबीसी जो है ना उसमें न्यूक्लियस है, मैच्योर, इमेच्योर में होता है, ठीक है, वो अभी काम करना चालू नहीं होता, वो मैच्योरिटी ले रहा है। तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अदर ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो। अब मुझे जो पॉइंट कंसीडर करना है, देखो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी तो मर जाएगा, बिना एटीपी के काम कैसे करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी में कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। क्लियर? तो अभी मैंने बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या यूज हुआ, एक हुआ साइटोप्लाज्म और एक हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में लार्ज नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपका नेक्स्ट आ जाता है कि भैया अब एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हो तो एटीपी है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोलना कैसे है? देखो एड इनोसिन, इनो तो सबको पता होती है ना,
इनो को ऐड करो, ठीक है, तो दैट इज ऐड इनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब ये कोई मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर मेरे पास 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, क्लियर। तो 3 फॉस्फेट है, मुझे पता है कोई भी बॉन्ड हो, अगर एक लकड़ी भी लो तो अगर मैं उसे तोड़ूंगी तो हीट प्रोड्यूस होगी या साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज होगी। तो यहाँ पे भी बॉन्ड है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी तो क्वाइट ऑब्वियस मेरे पास क्या होगी, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हमारा जो सेल है, लिविंग सेल, उनकी खासियत है, वो बोलते हैं कि करेंसी, मुझे एटीपी दोगे तो ही मैं कोई काम करूंगा, एनर्जी की कोई और फॉर्म दो, NADH दो या कुछ भी दो, NADP दो, मैं नहीं लूंगा। आप उस एनर्जी फॉर्म को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करो, ATP में कन्वर्ट करो, तब मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। तो आपकी बॉडी जो है, जब एनर्जी को कोई रिएक्शन करना हो तो उसकी फर्स्ट डिमांड, हर एक सेल की एक ही डिमांड होती है, एनर्जी अगर मैं यूटिलाइज करूंगा तो इन फॉर्म ऑफ क्या करूंगा, ATP। अब बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज को आप तोड़े जा रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, क्योंकि ग्लूकोज को जब आप हर एक स्टेप पे तोड़ते हो तो जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ये देखो बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP, वरना तो ग्लूकोज ही सेल खा ले, है ना, उसे तो सीधे हीट, अगर ऐसे ही एकदम से हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि बॉडी मर जाएगी। तो वो क्या करते हैं, अगर एनर्जी को स्टोर करना है या एनर्जी को यूटिलाइज करना है तो उन्होंने एक फॉर्म स्पेसिफिक की है, दैट इज ATP। दैट्स वाई, क्योंकि वो ATP को ही यूज करते हैं आपकी बॉडी एज ए फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ATP को हम कहते हैं करेंसी ऑफ सेल। तो ATP है एड इनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब ये रहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मुझे एनर्जी चाहिए, बेचारे की एनर्जी, मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूंगी तो उसके पास कितने फॉस्फेट बचेंगे, 2 फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट क्या हो जाएगा, रिलीज, साथ में क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो दिस वन, अब फॉस्फेट कितने हैं, 2, तो वर्ड क्या बना, एड इनोसिन डाइफॉस्फेट। अब 2 नहीं है मेरे पास, कितने फॉस्फेट हैं, 2, ठीक है। तो अभी 3 नहीं, मेरे पास कितने हैं, 2 फॉस्फेट हैं, एक रिलीज हुआ, तो मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, डाइफॉस्फेट। अगर इसे फर्दर तोड़ा जाए तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉस्फेट बचेगा, अब तो एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है, तो एक ही फॉस्फेट बचेगा, रेस्ट फॉस्फेट उससे रिलीज हो गया, तो एक फॉस्फेट हो तो मैं क्या बोलूंगी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फिर एक फॉस्फेट ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म होगा, क्लियर। तो ये आपका रिएक्शंस जो हैं वो चलते रहते हैं कि जैसे एनर्जी चाहिए, ATP टूटेगा ADP में, ADP को फिर एनर्जी स्टोर करनी है तो ADP फॉस्फेट लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, क्लियर। This is the structure of mitochondria. अब माइटोकॉन्ड्रिया की खास, मैंने बोला था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में ही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो डबल मेम्ब्रेन में क्या आएगी, एक आएगी मेरे पास आउटर मेम्ब्रेन, एक आ जाएगी मेरे पास इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन की हमेशा ही फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन अगर देखो तो ये सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की इस तरह से इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इनर मेम्ब्रेन सीधी नहीं है, देयर इज इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। These infoldings are basically called cristae, clear? तो infoldings of inner membrane are known as cristae। तो हमारे पास 2 टर्म आती हैं, एक आ जाती है cristae और एक टर्म आती है cisternae। तो cristae अगर देखा जाए तो आपने क्या पढ़ा, finger like structure, these are infolding of
इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? और ये कैसा स्ट्रक्चर आएगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। वहीं पे क्रिस्टाई अगर देखा जाए तो दैट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से पढ़ा था, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे क्रिस्टाई अगर देखा जाए तो किसके अंदर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्लस एंटी मतलब कि प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। और वहीं पे अगर क्रिस्टाई देखा जाए तो दे आर प्रेजेंट इन गोल्गी अपरेटस। बल्कि सैक लाइक स्ट्रक्चर अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा है। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टाई एंड सिस्टर्नाई। आप जनरली 1 मार्क्स 2 मार्क्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है या डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो क्रिस्टाई आर इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना ये इनफोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन की है। क्लियर? तो दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टाई। अब इनफोल्डिंग्स की जरूरत क्यों पड़ी? इनफोल्डिंग्स अगर कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है? इंक्रीज करना है सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैं क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज करूं? कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये एक लेयर है। क्लियर? क्या इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं? ये मॉलिक्यूल्स पड़े। अगर इसी लेयर की मैं इनफोल्डिंग, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कंसीडर दिस वन इज अ लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर। दिस, ये मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन थी। क्लियर? तो कितने आए? 1 2 3। यही अगर मैं इसकी फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स क्रिएट कर दूं तो सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज। अब ये स्ट्रक्चर ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये नंबर, इन मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज हो सके इसीलिए सरफेस एरिया को भी क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, क्रिस्टाई क्यों फॉर्म होते हैं? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया क्यों किया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एटीपी। इसका मतलब ये वो मॉलिक्यूल है जहां स्ट्रक्चर है जहां पे क्या प्रोड्यूस होंगे? एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो ये मॉलिक्यूल में एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज F0 F1 पार्टिकल। ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे एटीपी आपके क्या होते हैं? एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम, ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल। एमसीक्यू में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो F0 F1 particles are also known as oxysomes and elementary particles. ये वो स्ट्रक्चर है, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज F0 F1 पार्टिकल। द स्ट्रक्चर जहां पे क्या प्रोड्यूस होंगे? आपके एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो जितने ज्यादा F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो इसीलिए इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स को इंक्रीज किया, इनफोल्डिंग्स हुई टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्लियर? तो मैंने अभी तक कवर किया कि इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनमें इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है, सरफेस एरिया, और इनफोल्डिंग्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज F0 F1 पार्टिकल, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल, और उसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस एटीपी। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखा जाए, ये देखो, ये दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, दोनों में स्पेस प्रेजेंट है। बीच में वर्ड किया, अगर बीच में हो तो हम वर्ड यूज क्या करते हैं? इंटर। किसके बीच में है? मेम्ब्रेन, तो वर्ड क्या आ गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बड़ी छोटी सी बात है, क्यों एक्सप्रेस करें? मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन बताया, मैंने बोला पायरुविक एसिड एंटर किस में करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। तो पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, यहां से पायरुविक एसिड एंटर करेगा, यहां से पायरुविक एसिड एंटर करेगा, यहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, तभी जाके मॉलिक्यूल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर सकता है। तो वो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए।
लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पता हो तो अच्छी बात है। कोएंजाइम में इस मॉलिक्यूल में जब कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्ट होता है, जिस जगह पे कन्वर्ट होता है दैट इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पे ये क्वेश्चन आता है, वेयर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। वो छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? जैसे साइटोप्लाज्म है जेली लाइक मटेरियल, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो जेली लाइक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का पूछा जाता है, द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर वी प्रेजेंट विद इन द इनर टू द इनर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। क्योंकि जो फर्दर केमिकल रिएक्शन होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो भी होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो, वो सारे के सारे रिएक्शन किसके अंदर होंगे? मैट्रिक्स। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आता है कि अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में किया एंटर, उसने केमिकल रिएक्शन किए, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, चलो ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और खासियत होती है कि इसके अंदर एक और प्रेजेंट होता है डीएनए। आप पढ़ते हो इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन इसके अंदर एक खुद का भी डीएनए होता है, एंड दिस डीएनए इज सर्कुलर double stranded DNA. This is circular double stranded DNA. साथ में इसकी खासियत है कि इसके अंदर भी एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है दैट इज राइबोसोम्स, एंड वो राइबोसोम कौन सा होता है? 70S। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है दैट इज 80S। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइबोसोम कौन से वाला? 70S, छोटे वाला। किसकी खासियत है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपने जब डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था इन प्रोकैरियोटिक सेल की खासियत है दे हैव डीएनए, और डीएनए इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। साथ में आपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और एक आपने पढ़ा था इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, इसमें राइबोसोम होता है दैट इज 70S। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की कैरेक्टरिस्टिक काफी हद तक सिमिलर किसके हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसी कारण कुछ ऑथर्स, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि असल में माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल था जो कि आज किसके अंदर रह रहा है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह रहा है। क्लियर? तो कैसे रह रहा है? मिलजुल के रह रहा है। तो दैट रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब दो ऑर्गेनिज्म मिलजुल के रहे, एक अपना फायदा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल को क्या दे रहा है? एटीपी दे रहा है, उसके बदले में माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन ले रहा है। आधे प्रोटीन वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास खुद डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम भी है, तो वो प्रोटीन कुछ खुद प्रोड्यूस कर लेता है। कुछ प्रोटीन्स के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब ये यूकैरियोटिक सेल को देता है एटीपी, उसके बदले में उससे लेता है प्रोटीन, तो दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं। तो ये किसकी तरह रह रहा है? सिम्बायोटिक। सिम मतलब कि साथ में, बायोटिक लिविंग। तो दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिकली रह रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज अ प्रोकैरियोटिक सेल, नाउ लिव सिम्बायोटिकली विद यूकैरियोटिक सेल। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट्स हैज डबल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 70S राइबोसोम व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और ये क्या करता है? ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली मानी जाती है। व्हाई सेमी ऑटोनोमस? सेमी मतलब कि अपना काम करने वाला, ऑटोनोमस सेमी आधा, आधा काम खुद ही कर लेता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्लियर? तो मैंने कहा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आया, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली सेमी मतलब कि अधूरा, आधा, है ना। ऑटोनोमस मतलब कि खुद से काम करने वाला। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट हल्का सा, तो कंप्लीट ऑटोनोमस नहीं है, वो क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्लियर?
तो नेक्स्ट आपने माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत पढ़ी कि इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड करना है तो क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट एंड पायरुवेट एंटर इन किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से वो किसमें एंटर करता है, क्या फॉर्म करता है, एसिटाइल कोएंजाइम, किससे, पायरुवेट से। तो पायरुवेट से आपका क्या फॉर्म हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शंस होंगे। तो आपका ग्लूकोज आया, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब यहाँ पे ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। और माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शंस होंगे। अब यहाँ पे एक साइकिल परफॉर्म होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ पे तो इनर मेम्ब्रेन है और मुझे पता है यहाँ पे क्या है, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, एटीपी प्रोड्यूस होंगे। मॉलिक्यूल धीरे धीरे टूटेगा, अनदर एनर्जी फॉर्म होंगी, ये आप करना मत। ये एनर्जी फॉर्म आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, किसी को एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा हो तो उनके लिए मैं बता दूंगी, क्लियर। तो एसिटाइल कोएंजाइम, ये एक साइकिल चला और यहाँ पे एनर्जी फॉर्म्स में एनर्जी फ्लो कर रही है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शन होते हैं, आपको सिर्फ नाम ही याद करना है, दैट इज क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनसीईआरटी ये वर्ड्स नहीं यूज करेगी आपके लेवल तक, लेकिन आपकी रेफरेंस बुक्स में कई जगह पे ये नाम दिए होंगे, इसलिए मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होगा। दिस एरिया इज मैट्रिक्स, मैंने कहा था मैट्रिक्स एरिया इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक्स एरिया में क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच, लेकिन करेंसी ऑफ सेल इज एटीपी। तो एनएडीएच और एफएडीएच को भी किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, एटीपी। तो उसी के कारण जो केमिकल रिएक्शन होगा वो इनर मेम्ब्रेन में होगा और यहाँ से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट इज एटीपी। इसका मतलब ये एनएडीएच और एफएडीएच को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एटीपी में। तो एनएडीएच और एफएडीएच को जब एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपके लिए इतना काफी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो हुए, फर्स्ट वन इज क्रेब्स साइकिल, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो दिस वन इज क्रेब्स साइकिल, कहा था दीज आर एनर्जी फॉर्म जो कि अल्टीमेटली फिर से मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेंगी एटीपी में। तो ये एनर्जी फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल विच इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। नाम करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर किया, पूरा साइकिल मॉलिक्यूल टूटा, टूटते हुए कार्बन डाइऑक्साइड भी देखो प्रोड्यूस हो रही है। हम कहते हैं ना ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी फॉर्म यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एटीपी भी प्रोड्यूस होता है, एफएडीएच भी प्रोड्यूस हो रहा है, एनएडीएच भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अनदर एनर्जी फॉर्म, और इन दोनों को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्रेब्स साइकिल किस में हुआ, मैट्रिक्स में हुआ। ये क्वेश्चन आएगा, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, मैट्रिक्स में, नाम, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही है कि NADH, देखो NADH हो चाहे FADH हो, मुझे अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करने हैं, ATP, क्योंकि करेंसी ऑफ सेल इज ATP। और ये देखो, ये रहा F0 F1 पार्टिकल, जहां पे ADP फॉस्फेट के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्या फॉर्म कर दे रहा है, ATP फॉर्म कर दे रहा है। तो F0 F1 पार्टिकल ये है जहां पे ATP क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? नाउ माइटोकॉन्ड्रिया एनसीईआरटी की लाइन है, दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और आपको क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉर और काम करने के लिए। कोई भी सेल के अंदर काम है वो सिर्फ एनर्जी यूज करके ही किया जा सकता है। फिर वो बोल रहे हैं कि उसमें दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, नेम डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपको ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 मार्क्स में। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, वेरी पोरस, परमिएबल ही होती है। जो इनर मेम्ब्रेन दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो एटीपी जनरेट लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत क्या है कि उसमें अपना ही डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो अपने कुछ प्रोटीन बना सकता है। तो रेस्ट के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? यूकैरियोटिक सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज प्लास्टिड्स। पी से प्लास्टिड्स एंड पी से प्लांट्स। क्लियर? तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हल्का सा डिटेल में अगर रेफरेंस बुक कवर करनी हो तो प्लास्टिड्स जो हैं बेसिकली प्लांट्स के अलावा जिनमें प्रेजेंट होंगे, आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई नाम तो सुने, ठीक है? तो प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट वन इज डायटम्स, सेकेंड वन इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, नेक्स्ट इज यूग्लिना और यूग्लिनॉइड। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में दिख सकता है। हो सकता है ये चीजें आप दोनों आपको एमसीक्यू में बहुत रेयरली दिखेंगी, हल्का सा डिफिकल्ट करना होगा तो दिखेंगी, मगर यूग्लिना आपको नॉर्मली, क्योंकि आप 8th क्लास में भी डायग्राम बनाते हो यूग्लिना का, ठीक है? तो यूग्लिना हो, क्योंकि यूग्लिना जो है सनलाइट हो तो फोटोसिंथेसिस करता है ना, नहीं सनलाइट तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने शुरू कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लास्टिड्स तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पड़ा ही होगा, है ना? तो यूग्लिनॉइड्स की एग्जांपल आपको ज्यादा आती है, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लें। क्लियर? तो प्लास्टिड्स बेसिकली अगर देखा जाए तो प्लांट्स में प्रेजेंट है और प्रोटिस्टा में इनएन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहे हैं? तो प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो बेस्ड ऑन पिगमेंट प्लास्टिड 3 टाइप के आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो बेटा ग्रीक में अगर क्रोमो का मतलब देखा जाए तो क्रोमो का मतलब आता है ग्रीन, तो इसका मतलब इसमें पिगमेंट जो होगा वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस। तो इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट और क्या परफॉर्म करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो ग्रीक में कलर मतलब होगा कलरफुल, तो इसका मतलब डिफरेंट कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट, ग्रीन नहीं होगा, अदर कलर जैसे रेड, ऑरेंज, येलो कलर। तो प्लांट्स को ये कलर कौन देगा? तो ऑर्गेनेली कौन सी होगी? क्रोमोप्लास्ट। मैंगो पहले ग्रीन था, पक गया तो क्या हो गया? रेड हो गया, येलो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का नंबर क्या हो गया? इंक्रीज। तो कलरफुल पिगमेंट्स उसमें आ गए हैं। तो कलरफुल पिगमेंट्स एग्जांपल कैरेटिनॉइड्स, उसमें कौन से आते हैं? कैरेटीन, ज़ैंथोफिल, उसकी टाइप्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको ग्रीक में मतलब आया व्हाइट। व्हाइट पिगमेंट कोई नहीं होता, इसका मतलब इसमें अगर मैं देखूं दिस वन इज कलरलेस, ठीक है? तो इसका मतलब व्हाइट कलर क्यों है? क्योंकि इसमें व्हाइट पिगमेंट जो है वो एब्सेंट है। ये मत बोलना कि व्हाइट पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लियर? इसमें पिगमेंट एब्सेंट है, ठीक है? और इसमें सिर्फ क्या होता है? फूड स्टोर होता है। क्योंकि पिगमेंट एब्सेंट है तो इसका कलर क्या हो गया? व्हाइट। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। नाउ फूड स्टोर होता है तो अगर स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन स्टोर हो सकते हैं। अब सिर्फ एमसीक्यू लेवल पे, अगर स्टार्च स्टोर होगा तो दैट इज अमाइलो। स्टार्च कहते हैं अमाइलो, तो नाम क्या पड़ गया? अमाइलोप्लास्ट। फैट्स को एलियोप्लास्ट, प्रोटीन एल्यूरो मतलब कि प्रोटीन, तो एल्यूरोप्लास्ट। ये एमसीक्यू लेवल पे है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट इन कलर, पिगमेंट्स आर एब्सेंट, स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स। दैट्स इट। तो आपकी एक ऑर्गेनिज्म जो आपको डिटेल में करनी है तो that is chloroplast, and chloroplast is double membrane structure. Double membrane structure, so this one is outer membrane, this one is inner membrane, this one is disc-like structure that is known as thylakoid. So disc-like structure present in chloroplast that is known as thylakoid. जैसे coin होता है, ठीक है? तो एक coin, दूसरा coin, तीसरा coin, चौथा coin, तो एक pile of thylakoid हुआ. That pile of thylakoid is known as grana. Clear? तो one disc-like structure is thylakoid. Pile of thylakoid is known as grana. अब देखो ये fluid-like structure भी है इसके अंदर. Sorry, एक point रह गया इसमें. This one is grana.
दिस वन इज ग्रेना, और ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, दैट इज नोन एज स्ट्रोमल लेमिलाई और लेमिलाई. क्लियर? तो फर्स्ट वन is outer membrane, this one is inner membrane, this one is disc-like structure, that is thylakoid, and the pile of thylakoid is known as grana or granum. Clear? Now, and grana are connected by lamellae. ठीक है, stalk-like structure, that is lamellae. Now, this one is jelly-like material. Jelly-like material present in mitochondria. क्या कहते थे? Matrix. यहाँ पे the matrix of chloroplast or jelly-like structure of chloroplast is known as stroma. सेम क्लोरोप्लास्ट में भी क्या प्रेजेंट है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट हुआ? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नेक्स्ट इसके अंदर भी आपके पास क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम. एंड राइबोसोम कौन सा है? 70S. सेम कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल. अगर प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर है तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे क्लोरोप्लास्ट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल, लिव सिम्बायोटिकली विद यूकैरियोटिक सेल. कुछ ऑथर्स बिलीव करते हैं. और दिस इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली. तो क्वेश्चन सीधा आएगा, नेम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. व्हाई दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस? बिकॉज दे हैव देयर ओन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 70S राइबोसोम एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सम प्रोटीन. सारे मत करना, नहीं तो वो डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे. ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स. एक आ गया क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट बेटा कलरफुल. फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड किसने किया है? क्लोरोप्लास्ट. तो एनिमल्स अगर फ्लावर के पास जाएंगे फॉर पॉलिनेशन तो वो किसकी वजह से जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट. वो अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ आओ कलरफुल है, तो हम एनिमल्स फ्लावर्स के पास जाएंगे तो उनका मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच पाता है. तो दैट हेल्प इन पॉलिनेशन. कैसे अट्रैक्ट करेंगे एनिमल को? तो वो किस में हेल्प करते हैं? एनिमल्स किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज आपका ल्यूकोप्लास्ट, जो कि फूड को क्या करता है? स्टोर करता है. क्लियर? तो नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम में जो आपको कवर करना है कि ये किससे फॉर्म हुआ है. तो फर्स्ट ये किससे फॉर्म हुआ है? सेंट्रियोल्स. कितने सेंट्रियोल पड़े हैं आपके पास? 2. तभी आपने वर्ड क्या यूज किया? पेयर. आप देखो दिस वन इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. तो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इस तरह से. दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के किस एंगल पे पड़े हैं? 90 डिग्री पे पड़े. तो इन दोनों का अगर बाई चांस क्वेश्चन आया तो, अदरवाइज नहीं आएगा. ठीक है. और ये क्या है? छोटी छोटी ट्यूब से बने हैं, दैट इज माइक्रो. छोटी ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो माइक्रो ट्यूब्यूल से इस तरह से छोटी छोटी माइक्रो ट्यूब्यूल्स कंबाइन करके एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है. क्लियर? तो सेंट्रोसोम में क्या पड़े हैं? सेंट्रियोल. सेंट्रियोल किससे बने हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल. और ये किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. सेल डिवीजन कहाँ हेल्प कर रहे हैं बेटा? आपने ये सेल पढ़ा, उसमें इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स पड़े हैं. नाउ स्पिंडल फाइबर में अगर आप देखो तो दिस वन इज क्रोमोसोम. तो ये क्रोमोसोम जिस जगह से ये जो अटैचमेंट के लिए जो फाइबर्स आए दे आर नोन एज स्पिंडल फाइबर. यही क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट शो करते हैं, क्रोमोसोम को अलग करते हैं. तो दी स्पिंडल फाइबर जो फॉर्मेशन है वो असल में कौन करता है? सेंट्रियोल करता है. नेक्स्ट को जो पॉइंट आता है, तो सेंट्रोसोम बेटा सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा. प्लांट सेल में सेंट्रोसोम जो होगा वो क्या होगा? एब्सेंट होगा. उनमें भी स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस की कमांड पे. लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं एनिमल सेल में, दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रियोल. क्लियर? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. ना डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल हम ऑलरेडी ये ऑर्गेनेलीज कवर कर चुके हैं. डिफरेंस कहाँ आएगा? ये बड़ा सा वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल. और जिसने न्यूक्लियस को कहाँ पर कर दिया? पेरिफेरी.
तो इसकी खासियत क्या है? लार्ज वैक्यूल पुश करेगा न्यूक्लियस को टुवर्ड्स पेरिफेरी, पुश कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। बाकी सारी ऑर्गेनेलीज क्या आ जा रही हैं? सेम आ रही। तो एनिमल सेल कहाँ पे डिफरेंट हुआ? इसमें क्या पड़ा है? सेंट्रियोल। वहां पे अगर प्लांट सेल था तो न्यूक्लियस क्या पड़ा था? लार्ज वैक्यूल। न्यूक्लियस कहाँ था? पेरिफेरी। यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में। यहाँ पे एक और ऑर्गेनेली थी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यहाँ क्लोरोप्लास्ट क्या है? एब्सेंट। वैक्यूल इसमें कितना बड़ा है? यहाँ पे वैक्यूल छोटा सा होगा, अदरवाइज एब्सेंट ही होगा। ठीक है, तो अब करते हैं डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस, जनरली एनिमल सेल क्या होता है? स्मॉल। प्लांट सेल क्या होता है? बड़ा। वहीं पे अगर एनिमल सेल आप इस तरह से बनाते हो, सेल वॉल क्या रहती है? एब्सेंट। प्लांट सेल जब भी बनाया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल वॉल, विच इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट है? प्लास्टिड्स पड़े हैं। जो एनिमल सेल है उसमें प्लास्टिड्स क्या रहते हैं? एब्सेंट। एक आ जाता है यूग्लिना। मैंने कहा ना यूग्लिना में भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो जब सनलाइट होगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, जब सनलाइट नहीं होगी तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर देता है। दोनों न्यूट्रिशन शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर एनिमल सेल देखा जाए तो वैक्यूल क्या है? छोटे हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, छोटे छोटे। लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट सेल वो सबसे बड़ा है, जो कि दैट इज नोन एज सैप वैक्यूल, और न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट करता है। नेक्स्ट इज एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में गोल्गी अपरेटस आपने पढ़ा, गोल्गी बॉडीज में इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बहुत सारे, एंड दे आर नोन एज सिस्टरनाई। जब प्लांट सेल की बारी आएगी तो वहां सिस्टरनाई होंगे, लेकिन यूनिसिस्टरनाई, कहीं ना कहीं 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 फैले हुए। तो हियर दे आर यूनिसिस्टरनाई। क्योंकि वो यूनिसिस्टरनाई हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डिक्टियोसोम्स। नेक्स्ट, एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आए तो साथ में डायग्राम भी बनाना, तो मार्क्स नहीं कटते फिर। अब कुछ क्वेश्चंस, तो कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना ही जेनेटिक मटेरियल है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स। अपना ही सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइबोसोम्स पड़े हैं, 70S पड़े हैं। दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, क्योंकि वो कुछ प्रोटीन्स खुद ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, थोड़ा डिपेंडेंट है, तो दे लिव सिम्बायोटिकली विद यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी। क्यों चाहिए? लाइफ प्रोसेसेस के जितने भी फंक्शन है वो एटीपी से ही होंगे, एनर्जी वहीं से यूटिलाइज होंगे, दैट्स व्हाई एटीपी इज आल्सो नोन एज करेंसी ऑफ सेल। और बहुत सारे एटीपी प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनेली, गोल्गी बॉडीज जो हैं, अगर नहीं हुई तो क्या होगा? पैकिंग नहीं होगी, वही लिखा है, स्टोरेज नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा, पैकिंग नहीं होगी मटेरियल की। नेक्स्ट, कोई भी कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो फॉर्म नहीं होंगे, तो कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं होगा। और कहीं भी एंजाइम्स प्रोड्यूस करने हैं, उनकी पैकिंग भी कौन कर रहा है? गोल्गी अपरेटस ही कर रहा है, नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो लाइजोसोम, अगर लाइजोसोम ही नहीं है तो जो पुरानी ऑर्गेनेलीज हैं उनको मारा नहीं जाएगा। नई ऑर्गेनेलीज एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, पुरानी एनर्जी ज़्यादा लेगी और फंक्शन क्या करेगी? कम, तो सेल की एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। और फॉरेन बॉडी को मारोगे कैसे? अगर सेल एनगल्फ कर रहा है फॉरेन बॉडी को, तो वो कौन मारता है? लाइसोसोम से मारते हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली विद टाइम, अगर किसी, अब हमारी बॉडी है, ऑर्गन्स है ना, तो अगर कोई एक ऑर्गन, किडनी उड़ा दो, कितने दिन जी लोगे? ठीक है, हार्ट उड़ा दो, उड़ा ही नहीं गया, तो हार्ट फेल तो फिर ट्रांसप्लांट ही करो, नहीं तो हार्ट फेलियर तो डेथ ही है फिर। ठीक है, तो जब ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म ना करे तो डेथ ही होती है। तो इसका भी छोटा, ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है? स्मॉल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज का अगर आपको मतलब भी मीनिंग ऑफ ऑर्गेनेली, तो स्मॉल ऑर्गन, सेल के स्मॉल ऑर्गन्स हैं वो। ठीक है, तो अगर उसका कोई ऑर्गन काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली सेल मरेगा ही मरेगा। तो नेक्स्ट जो आपका बचा है दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऑलरेडी कवर किया था, और आपको पता है राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। और आपके पास प्रोटीन फैक्ट्रीज में अगर देखा जाए तो राइबोसोम मैंने दो पढ़ाए थे, वन इज 70S, नेक्स्ट इज 80S। 70S राइबोसोम, फर्स्ट ऑफ ऑल एस का क्या मतलब है? एस
दैट इज स्वेडबर्ग यूनिट। इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। स्वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंट होना, एक टब लो, उसमें पानी डालो, ठीक है, फिर आप मिट्टी डालो, तो घुमाओ उसे, तो क्या होगा, हैवी जो चीज होगी वो नीचे बैठ जाएगी, हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स जो होंगे वो ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे कुछ टाइम के बाद। सेम साइंटिस्ट ने वही चीज यूज की। उन्होंने क्या किया, सेल लिया, उस सेल में से राइबोसोम निकाले और उसे ट्यूब में डाला और उसे सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज बहुत स्पीड से घुमाया जाता है उसे, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज किया, तो फिर वो उन्होंने देखा कि राइबोसोम एक लेवल पे इकट्ठे हो गए, उसके कुछ टाइम के बाद सेटल हो गए। वो लेवल था 70, तो उन्होंने नाम क्या दे दिया, 70s राइबोसोम। क्लियर। सेम इस सेल का भी उन्होंने एक सेल से उठाया, ठीक है, और उस सेल से जैसे उन्होंने ट्यूब में डाला, तो ट्यूब में जिस लेवल पे इकट्ठा हुआ तो दैट इज 80 लेवल, तो नाम क्या पड़ गया, 80s। क्लियर। फिर इस सेल के उन्होंने देखा कि ये जो राइबोसोम है इसके दो यूनिट्स प्रेजेंट है, एक लार्जर यूनिट थी और एक स्मॉलर यूनिट थी। लार्जर यूनिट को भी ट्यूब में डाला तो वो देखा जिस लेवल पे वो इकट्ठी हुई दैट इज 50, तो नाम पड़ गया 50s। स्मॉलर यूनिट को भी ट्यूब में डाला तो जिस लेवल पे वो इकट्ठी हुई दैट इज 30, तो नाम पड़ गया 30s। तो बोलते हैं कि 70s की लार्जर यूनिट क्या है, 50s, स्मॉलर यूनिट क्या है, 30s, प्लस करके तो 80s होता है, लेकिन हम प्लस तो कर ही नहीं रहे ना, हम तो उसे सेंट्रीफ्यूगेशन से देख रहे हैं कि वो किस लेवल पे इकट्ठी हो रही है, तो प्लस नहीं करने का, ठीक है। तो लार्जर यूनिट इज 50s, स्मॉलर यूनिट इज 30s। इन द केस ऑफ 80s जो उसकी लार्जर यूनिट थी निकली 60s और उसकी स्मॉलर यूनिट जो है दैट इज 40। अब ये क्वेश्चन नहीं अराइज होना चाहिए कि मैम 60 और 40 को प्लस करो तो 100s बनता है, या 50 और 30 को करो तो 80s बनता है, नहीं, हम तो सिर्फ सेडिमेंटेशन लेवल पे देख रहे हैं कि वो किस लेवल पे आ रहा है। सेडिमेंटेशन पे 70 पे आया तो भैया वो 70s है, हम प्लस माइनस कुछ नहीं कर रहे, हम ट्यूब में लेवल देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास दो ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक आ जाता है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल और एक आपके पास आ जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेली तो कोई और है नहीं, तो कौन सा प्रेजेंट है, 70s राइबोसोम। इन यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में देखो तो क्या कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 80s। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कौन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और उनमें कौन सा होता है, 70s। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में 80s भी होता है और 70s भी होता है। साइटोप्लाज्म में कौन सा होता है, 80s, और ऑर्गेनेलीज के अंदर कौन सा होता है, 70s। कौन सी वाली, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट। तो दिस वाज अबाउट राइबोसोम। रेस्ट आपको एक और क्वेश्चन दिखेगा अबाउट वायरस। तो वायरस को अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो दे आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एमसीक्यू दिखेगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसका प्रेजेंट है, वायरस का प्रेजेंट है। ये दो चीजों से बना होता है, एक पार्ट आ जाता है इसका प्रोटीन और एक आ जाता है इसके पास जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होगा और या तो होगा आरएनए, दोनों प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ डीएनए या आरएनए। तो दिस इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल इस तरह से प्रेजेंट है। कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या है, एब्सेंट, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या है, एब्सेंट है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज डेड। कहां पे, आउटसाइड द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के बाहर माना जाएगा तो डेड, अगर विद इन होस्ट है इट इज कंसीडर्ड एज लिविंग। क्यों कंसीडर, तो ये यूज करता है होस्ट
सेल, होस्ट सेल की मशीनरी जो है वो सारी यूज करता है और उसे इस तरह से काम करता है, यूज करता है कि हाँ अब ये मेरी ही बॉडी है। तो अगर ये सेल है, उसके ऊपर वायरस ने अगर इस तरह से अटैक किया है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालेगा, यहाँ का जेनेटिक मटेरियल के साथ अपना डीएनए क्या कर लेगा, फ्यूज। अब ये जो सेल है इसी में वायरस का डीएनए है, अब सारा का सारा ओवरटेक किसने कर लिया, वायरस के डीएनए। अब जो भी होगा वो वायरस का डीएनए ही डिसाइड करेगा। तो अब ये मशीनरी सारी की सारी किसकी होगी, वायरस की। अब हम वायरस को जो है वो डेड कंसीडर नहीं करते, तो कहते हैं कि वायरस बॉडी के बाहर होगा तो नॉन लिविंग है, अगर होस्ट सेल के अंदर होता है तो देन वायरस इज कंसीडर्ड एज लिविंग। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही आएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसका प्रेजेंट होता है, दैट इज वायरस। क्लियर? So that's all about fundamental unit of life. Thank you so much.